नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में ज्योग्राफी का एक प्रश्न लिया है। प्रश्न है, ज्वालामुखी प्रक्रिया का वर्णन करते हुए विश्व में ज्वालामुखी से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कीजिए। इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग में ज्वालामुखी प्रक्रिया के बारे में लिखना है और दूसरे भाग में विश्व में ज्वालामुखी के वितरण के बारे में जानकारी देनी है। तो इस प्रश्न के उत्तर को इवेल्युएट करने से पहले कुछ संक्षिप्त नोट्स देख लेते हैं, कंटेंट देख लेते हैं। ज्वालामुखी के बारे में जानकारी देख लेते हैं पहले। ज्वालामुखी प्रायः एक गोल आकार का छिद्र या खुला भाग होता है जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, तरल लावा, जल एवं चट्टानों के टुकड़ों से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। तो ज्वालामुखी इज द वेंट फ्रॉम विच मैग्मा कम्स आउट। ज्वालामुखी एक ऐसा छिद्र होता है धरातल पर जिससे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आता है। ज्वालामुखी क्रिया को समझ लेते हैं। ज्वालामुखी क्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें गर्म पदार्थ की धरातल की तरफ या धरातल पर आने की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। तो ज्वालामुखी की प्रक्रियाओं के अंतर्गत उन सभी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो ज्वालामुखी के उद्गार से संबंधित होती हैं। ज्वालामुखी की प्रक्रिया का प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से व्याख्या की जा सकती है। प्लेट टेक्टोनिक्स में आप लोगों को पता ही है कि जो किनारे होते हैं, मार्जिन्स होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कन्वर्जेंस बाउंड्री, डाइवर्जेंस बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अभिसारी सीमा जहाँ पर 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, अभिसरण करती हैं, और अपसारी सीमा या डाइवर्जेंट बाउंड्री जहाँ पर 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं और उनके बीच में रिफ्ट बनती है, भ्रंश घाटी बनती है। और तीसरी सीमा होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसका मतलब है कि प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं और वहाँ पर ना ही भूपर्पटी का विनाश होता है, ना ही सृजन होता है। तो जहाँ पर अभिसारी सीमा है, वहाँ पर भूपर्पटी का विनाश होता है। तो अभिसारी सीमा के साथ किस प्रकार से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, इसको इस डायग्राम से समझा जा सकता है। मान लेते हैं एक तरफ ओशियानिक क्रस्ट है, महासागरीय पर्पटी, और एक तरफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक तरफ महाद्वीपीय प्लेट है, एक तरफ महासागरीय प्लेट है। तो जो महासागरीय प्लेट होती है उसका घनत्व अधिक होता है और वह जब एक दूसरे से टकराती हैं प्लेटें तो जो ओशियानिक क्रस्ट होती है उसका घनत्व अधिक होने की वजह से ये महाद्वीपीय प्लेट के नीचे वाले भाग में जाकर इसका क्षेपण होता है और यहाँ से जो मैग्मा होता है या जो इसके भाग होता है किनारे का, उसमें गलन होता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से और ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो ये तो अभिसारी सीमा या कन्वर्जेंट बाउंड्री के साथ वॉल्केनिक इरप्शन का चित्रण है। दूसरा, जहां पर प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं और उनके बीच में रिफ्ट वैली बनती है, वहां पर भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग, एक प्लेट इस तरफ और एक प्लेट इस तरफ गति कर रही है एक दूसरे के विपरीत, और यहाँ पर बीच वाले भाग में रिफ्ट बन जाती है, भ्रंश घाटी बन जाती है। तो जब भ्रंश घाटी बन जाती है तो यहाँ भूपर्पटी पर ऊपर से दबाव कम हो जाता है और दबाव कम होने के कारण निचले भागों का जो पिघला हुआ मैग्मा है वह ज्वालामुखी उद्गार के रूप में निकलता है। तो ये हो गया अपसारी सीमा या डाइवर्जेंट बाउंड्री के साथ साथ ट्रांसफॉर्म जो बाउंड्री होती है प्लेट्स की, उनके साथ ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं होता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के साथ में भूकंप आते हैं अक्सर। यहीं पर एक बात और समझ लेने की है कि कुछ वॉल्केनोज ऐसे होते हैं जो प्लेट मार्जिन्स के साथ संबंधित नहीं होते। वे मार्जिन्स या प्लेट की जो सीमाएं हैं उनसे काफ़ी अंदर की ओर होते हैं, या कहना चाहिए इंट्रा प्लेट वॉल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जो कि प्लेट की सीमाओं से दूर अवस्थित होते हैं उनको इंट्राप्लेट वॉल्केनो कहते हैं। इंट्राप्लेट वॉल्केनो की व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि ऐसे इंट्राप्लेट वॉल्केनो तप्त स्थल या हॉट स्पॉट से संबंधित होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहां पर इंट्राप्लेट वॉल्केनो होते हैं तो उन स्थानों पर हॉट स्पॉट होते हैं और उनके नीचे रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय के कारण बड़ी मात्रा में
ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे कि मैग्मा पिघलता है और धरातल की ऊपरी परतों को तोड़कर ज्वालामुखी के उद्गार के रूप में बाहर आ जाता है। तो जो इंट्राप्लेट ज्वालामुखी होते हैं उनकी व्याख्या हॉट स्पॉट या तप्त स्थल के माध्यम से की गई है। अब ज्वालामुखी के विश्व वितरण को समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी का वितरण कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ विश्व में पाए जाते हैं। तो 4 बेल्ट्स मिलती हैं ज्वालामुखी के वितरण को जब हम देखेंगे ग्लोब पर। पहली है परिप्रशांत महासागरीय मेखला, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। इसका मतलब है कि पूरे प्रशांत महासागर को घेरे हुए एक रिंग ऑफ फायर है, तो वहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो उस पूरी बेल्ट को या रिंग ऑफ फायर को परिप्रशांत महासागरीय मेखला या सर्कम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं। और इसमें पाए जाने वाले जो ज्वालामुखी हैं उनके एग्जाम्पल्स भी मैंने ले लिए हैं। माउंट तंबोरा, माउंट रुइज, माउंट पिनाटोबो फिलीपींस में, जो कि क्राकाटोआ या फ्यूजियामा जैसे ज्वालामुखी इस वाली बेल्ट में ही पाए जाते हैं। दूसरी है मध्य महाद्वीपीय मेखला, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। इसमें स्ट्रोम्बोली, विसुबियस, माउंट एटना जैसे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तीसरी बेल्ट है मध्य अटलांटिक मेखला या महासागरीय कटक मेखला। इसमें पाए जाने वाले मुख्य ज्वालामुखी हैं सेंट हेलेना, त्रिस्तान दा कुन्ना, द एजोर्स, एसेंसियन एटसेट्रा। और चौथा आता है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, इंट्राप्लेट वोल्केनोज, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है हवाईयन द्वीप के ज्वालामुखी का। मैप देख लेते हैं एक बार। और इस उत्तर की पूर्ति के लिए ये वाला मैप बनाया जाना चाहिए। इसमें ये देखेंगे आप लोग, ये वाली जो बेल्ट है ये रिंग ऑफ फायर, ये प्रशांत महासागर की, इसे ही कहा जाता है सर्कम पैसिफिक बेल्ट या फिर रिंग ऑफ फायर। और जहाँ जहाँ पर मध्य महाद्वीपीय बेल्ट हो गई, यहाँ पर इसके बीच में जो पाए जा रहे हैं ये मिड अटलांटिक बेल्ट हो गई। ये डायग्राम बनाना है। इसी डायग्राम को अगर एनसीईआरटी से देखेंगे तो ये थोड़ा सा सिंपल तरीके से बनाया गया है। अगर ये डायग्राम अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो ये डायग्राम भी बनाया जा सकता है, जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। अब देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। और ये ध्यान रखना है कि ये प्रश्न 250 शब्दों का है 20 नंबर के लिए। ज्वालामुखी प्रक्रिया अंतर्जात बल के कारण होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल आकस्मिक प्रक्रिया लिखना चाह रहा है, जिसके अंतर्गत मैग्मा की उत्पत्ति, बाढ़ मैग्मा का अंतर्वेधन, ये अंतर्वेधन लिखना चाह रहा होगा, बाढ़ से मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैग्मा की उत्पत्ति, मैग्मा का अंतर्वेधन और सतह पर लावा ज्वालामुखी पदार्थ के साथ जलवाष्प एवं अन्य गैसों के रूप में उद्गार होता है। परिभाषा तो ठीक लिखी है, लेकिन बीच में 2-3 शब्द ऐसे लिख दिए हैं कि वो उलझाने वाले हैं। आगे लिखा है कि मैग्मा एक गर्म गलित पदार्थ है जिसकी उत्पत्ति तापमान में वृद्धि, दाब में कमी और जल की मात्रा में वृद्धि के संभावित परिणाम है। मैग्मा एक गर्म गलित पदार्थ है जिसकी उत्पत्ति तापमान में वृद्धि, ठीक बात है, ये तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही मैग्मा की उत्पत्ति होती है। दाब में कमी, ये बात भी सही है, और जल की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होती है। संभावित परिणाम है, इसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, सेंटेंस में यहाँ पर प्रॉब्लम है। मैग्मा एक गर्म गलित पदार्थ है जिसकी उत्पत्ति तापमान में वृद्धि, दाब में कमी और जल की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होती है। वाक्य संरचना में समस्या है यहाँ। आगे लिखा है, पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्रों के वितरण मानचित्र के अध्ययन से स्पष्ट होता है विश्व में अधिकांश क्षेत्रों में होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया का संबंध प्लेट सीमांतों से है। इसलिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की सहायता से ज्वालामुखी प्रक्रिया को वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स प्रक्रिया के माध्यम से या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के माध्यम से ज्वालामुखी प्रक्रिया को व्याख्या करना चाह रहा है। इसको यही हेडिंग डाल देनी चाहिए थी कि ज्वालामुखी प्रक्रिया और प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। अगला पैराग्राफ लिखा है, महासागर के नीतल पर, नीतल इस तरह से नहीं लिखा जाता है, नितल लिखा जाता है। नितल पर भ्रंश घाटी
घाटी नहीं, घाटी। ये धाटी लिखा हुआ, घा इस तरह से नहीं बनता। घाटी के समीप अपसारी प्लेट संचलन के कारण भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि से दाब में कमी आती है। स्पेलिंग एरर्स हैं इसमें काफी। दाब में कमी आती है जिससे मैग्मा की उत्पत्ति होती है और इसी क्रम में महासागरीय कटक का निर्माण होता है। जैसे अटलांटिक महासागरीय कटक। ठीक है, अपसारी प्लेट बाउंड्री के बारे में जो बात लिखी है वह पूरी तरह से सही लिखी हुई है। ये अपसारी प्लेट बाउंड्रीज के बारे में बात लिखी हुई है जो हम लोगों ने यहां पर देखा था और समझा था। आगे लिखा है, वहीं अभिसारी प्लेट सीमांत पर जहां महासागरीय प्लेट का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपण होता है जिसके कारण महासागरीय प्लेट का आंशिक गलन होता है। ये बात भी सही है। अगर महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट कन्वर्ज कर रही हैं, अभिसरण कर रही हैं, तो उनमें महासागरीय प्लेट का ही क्षेपण होगा क्योंकि महासागरीय प्लेट का घनत्व महाद्वीपीय प्लेट की अपेक्षा अधिक होता है। तो जिसका घनत्व अधिक होगा वही प्लेट नीचे क्षेपित होगी, तब मैग्मा की उत्पत्ति होती है। जब यही मैग्मा पृथ्वी की सतह की ओर आता है तब केंद्रीय विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी का निर्माण होता है। के होना चाहिए। ठीक है, ये भी। इस प्रक्रिया के प्रभाव से ग्रेनाइट, रायोलाइट, डायोराइट एवं एंड्रेसाइट चट्टान से निर्मित संरचना निर्मित होती है। बात तो सही है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी यहां पर। यहां पर लिखा है, यहां पर इस बच्चे ने अभिसारी और अपसारी प्लेट बाउंड्रीज के साथ पाए जाने वाले ज्वालामुखियों की जानकारियां दे दी है। आगे इसने क्या लिखा है, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसारी प्लेट संचलन के कारण वहां पर्वतीय क्षेत्र में ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण हुआ है। ये बात सही है। प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में, वहीं प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर महासागरीय प्लेट संचलन के कारण पश्चिमी किनारे की बात कर रहा है। महासागरीय ठीक लिख रहा है क्योंकि यूरेशियाई प्लेट के सागरीय वाले भाग से ही कन्वर्जेंस होता है। वहीं प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर महासागरीय अभिसारी प्लेट संचलन के कारण होने वाली ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा ही जापान, फिलीपींस और इंडोनेशियाई द्वीप समूह की उत्पत्ति हुई है। ये बात भी सही है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर आधारित विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र होना चाहिए। और यहाँ पर इस बच्चे ने एक मैप बनाया है और ये जो मैप है ये बहुत ही पुअर कैटेगरी का मैप है। मैप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस वाले भाग में देखेंगे तो हम लोगों ने देखा था कि इस बच्चे ने ज्वालामुखी प्रक्रिया के बारे में जब शुरुआत की थी, भूमिका बहुत अच्छी लिखी थी, ज्वालामुखी को एक्सप्लेन किया था, ज्वालामुखी को भी एक्सप्लेन कर दिया था और मैग्मा की उत्पत्ति या ज्वालामुखी उद्गार के कारण भी लिख दिए थे। उसके बाद इस बच्चे ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की सहायता से अभिसारी और अपसारी प्लेट बाउंड्रीज के साथ में ज्वालामुखी की उत्पत्ति को भी समझा दिया था। लेकिन इस बच्चे ने मुख्य भाग में जो इंट्रा प्लेट वॉल्केनोज होते हैं उनकी व्याख्या को छोड़ दिया है, क्योंकि यहां तक इस बच्चे ने लिखा था महासागरीय प्लेट का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपण होता है। ये अभिसारी प्लेट बाउंड्रीज के बारे में लिख रहा है और इससे पहले इस बच्चे ने अपसारी प्लेट बाउंड्रीज के साथ पाए जाने वाले ज्वालामुखियों के बारे में लिख दिया, लेकिन जो इंट्रा प्लेट वॉल्केनोज होते हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। एक तो ये यहाँ पर व्याख्या अधूरी है। दूसरा, इसने जो ज्वालामुखी के वितरण को समझाने वाला प्रश्न का दूसरा भाग है उसकी जानकारी ठीक से नहीं लिखी है। 2 पैराग्राफ लिखे हैं और ये पैराग्राफ
केवल प्रशांत महासागर के बारे में लिखे हैं। इसके अलावा जो मध्य महाद्वीपीय बेल्ट है उसके बारे में भी नहीं लिखा, इंट्राप्लेट वॉल्केनो की भी जानकारी नहीं दी है, या जो मध्य महासागरीय कटक के साथ जो ज्वालामुखी होते हैं उनकी भी जानकारी नहीं दी है। तो ज्वालामुखी के वितरण वाला खंड अधूरा है, और जो पहला भाग था जिसमें ज्वालामुखी प्रक्रिया के बारे में लिखना था, उस वाले भाग में भी इंट्राप्लेट वॉल्केनो के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। और ये जो यहाँ पर मैप बनाया है इस बच्चे ने, ये मैप काफ़ी पुअर कैटेगरी का है, इसमें भी काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। अब देख लेते हैं कि इस बच्चे को मार्क्स कितने मिलने चाहिए। ज्वालामुखी प्रक्रिया अंतर्जात बल के कारण होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मैग्मा की उत्पत्ति, बाढ़, मैग्मा का अंतर्वेदन और सतह पर लावा ज्वालामुखी पदार्थ के साथ जलवाष्प एवं अन्य गैसों के रूप में उद्गार होता है। ये बात सही है, ज्वालामुखी की परिभाषा भी सही है और उद्गार के कारण या मैग्मा की उत्पत्ति के कारण भी सही है। मैं पहले भाग के लिए इसे 2 नंबर दूंगा क्योंकि ये 250 शब्दों में पूछा गया 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स की व्याख्या के माध्यम से इस बच्चे ने अभिसारी और अपसारी प्लेट बाउंड्रीज के साथ पाए जाने वाले ज्वालामुखियों को तो समझा दिया था, लेकिन इस बच्चे ने इंट्राप्लेट वॉल्केनो की व्याख्या को छोड़ दिया था, इसलिए इसके मार्क्स थोड़े से कम हो जाएंगे। पहले वाले प्रश्न के दूसरे भाग में मैं इसे 3 नंबर दूंगा क्योंकि प्रश्न 20 नंबर का है। और यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इसने वितरण के बारे में प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में और प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर पाए जाने वाले ज्वालामुखियों के बारे में जानकारी दी है। अन्यत्र कहीं भी कहाँ कहाँ ज्वालामुखी पाए जाते हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तो 1 नंबर यहाँ पर वितरण के लिए, और यहाँ पर भी इसे 1 नंबर दिया जा सकता है। प्रयास तो इसने ठीक किया है, लेकिन ये मैप बहुत ही पुअर कैटेगरी का है, तो मैं इसे डिस्करेज नहीं करना चाह रहा, तो इसलिए 1 नंबर यहाँ पर दिया जा सकता है। तो इसके मार्क्स मिलते हैं 1, 2 और 2 7। 20 में से 7 नंबर। इस बच्चे ने जो भी लिखा है वो ठीक लिखा है। इस बच्चे को मैं सलाह दूंगा, एक तो ये स्पेलिंग की एरर्स कम करे, 1-2 जगह वाक्य संरचना में भी दिक्कत थी तो वाक्य संरचना पे भी ध्यान दे। दूसरी चीज़ है कि प्रश्न को समझते हुए और आंसर लिखे, और आंसर जब लिखे तो कम शब्दों में, जैसे आपने मान लीजिए 2-3 बातों में व्याख्या की जा सकती है, 3 बातों में व्याख्या पूरी हो रही तो 2 बातों को बहुत अच्छे से लिख दिया, एक पूरी तरह से छोड़ दी तो इससे व्याख्या अधूरी रह जाती है। तो जब ये बच्चा अपसारी और अभिसारी प्लेट बाउंड्रीज लिख चुका था, उसके बाद इसे इंट्रा प्लेट वॉल्केनो की भी व्याख्या लिखनी चाहिए थी, वह कमी थी इस उत्तर में। दूसरी, वितरण के संदर्भ में देखें तो केवल प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में और प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर ज्वालामुखी की जानकारी तो दी गई थी, विश्व के किसी भी अन्य क्षेत्र में ज्वालामुखी की जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर का दूसरा भाग भी अधूरा था। तो इस बच्चे को सलाह दी जाती है कि प्रश्न की मांग के अनुरूप पूरा उत्तर लिखें, और इस बच्चे को 20 में से 7 अंक दिए जाते हैं। हालांकि इस बच्चे ने जो लिखा था वह बिल्कुल ठीक लिखा था, उसमें गलतियां नहीं थी और अच्छा प्रयास किया था। इस एपिसोड के बाद हम लोग एक नए एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।